हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और उस हिंदी व्याकरण में आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्वनाम है। पिछली जो क्लास थी उस पिछली क्लास के अंदर हमने संज्ञा के बारे में देखा था। संज्ञा की दो क्लासें थी। एक क्लास हमने संज्ञा से संबंधित जो एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर वो देखे थे। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब देखिए, नाम आया सर्वनाम। पहले जो भी चीज पढ़ते हैं उनके बारे में अच्छे से पता होना जरूरी है कि वो है क्या। तो सर्वनाम का मतलब हो गया सर्व और ये नाम। सर्व का मतलब होता है सभी, नाम का मतलब संज्ञा में हमने पढ़ा है कि संज्ञा क्या है, संज्ञा एक नाम है। तो सर्वनाम का मतलब सभी का नाम, जो सभी का नाम है वही क्या है, सर्वनाम है। अब देखिए इसकी जो परिभाषा है वो देखते हैं। परिभाषा क्या कह रहा है, सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। जो अभी हमने देखा, वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो संज्ञा है उसकी जो पुनरुक्ति है उसको रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यानी सर्वनाम क्यों जरूरी है, सर्वनाम क्यों जरूरी है भाई। सबका नाम, जैसे संज्ञा हमने पढ़ लिया तो संज्ञा जब पढ़ लिया तो संज्ञा का मतलब है कि सारे जो नाम है वो संज्ञा में आ रहे, तो फिर सारे नाम संज्ञा में आ गए तो हमें सर्वनाम की क्यों जरूरत पड़ी। तो देखिए सर्वनाम की जो जरूरत पड़ी कि जो संज्ञा है उसकी जो पुनरुक्ति है बार बार ना आए। तो देखिए मैं यहाँ पर वाक्य लिख रहा हूं, राम बाजार गया, वहां राम ने 2 किलो आम खरीदे, 2 किलो आम खरीदे। फिर राम घर आ गया। अब देखिए एक मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा, राम बाजार गया, वहां राम ने 2 किलो आम खरीदे, फिर राम घर आ गया। तो देखिए यहाँ पर आया राम, फिर यहाँ पर आया राम, फिर यहाँ पर आया राम। तो ये बार बार राम आ रहा है। राम बाजार गया, वहां राम ने 2 किलो आम खरीदे, फिर राम घर आ गया। तो ये वाक्य आपको समझ में आ गया कि जो राम का है वो राम शब्द 3 बार आ गया। अगर इसको हम ऐसा न लिखकर, एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ जगह कम है, ऐसा न लिखकर हम ऐसे लिखे, राम बाजार गया, राम बाजार गया, वहां उसने 2 किलो आम खरीदे, फिर वह घर आ गया। अब एक ये वाक्य, वहां पर हमने लिखा था कि राम बाजार गया, वहां राम ने 2 किलो आम खरीदे, फिर राम घर आ गया। एक तो ऐसे वाक्य था, यानी राम शब्द वो 3 बार आ रहा था। अब यहाँ पर देखो राम शब्द एक ही बार आया है, राम बाजार गया, वहां उसने किसके लिए आया, राम के लिए। उसने 2 किलो आम खरीदे, फिर वह घर आ गया। तो ये जो उसने और वह वो किसके लिए आए, यानी ये राम के लिए आए। और परिभाषा यही कह रही है कि सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति, ये जो राम है वो क्या है, एक संज्ञा थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। पुनरुक्ति को रोकने, पुनरुक्ति मतलब जो बार बार आते हैं, तो बार बार रोकने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते। तो आप परिभाषा अच्छे से समझ गए होंगे कि सर्वनाम की हमें क्यों जरूरत पड़ी, कि जो संज्ञा है वो बार बार हमें यूज करनी पड़ रही है, तो उसकी पुनरुक्ति को जो बार बार ना आए उसको रोकने के लिए हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो राम, उसने और वह, ये राम के ही रूप है, राम के लिए ही आए, उसने और वह और राम के लिए आए हैं। तो यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो यस लिखे। अब देखिए सब उपयोग कर सकते, यानी सर्वनाम है वो सभी के लिए है।
चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, सबके लिए वो काम में। जैसे वह गया और वह गई, तो इसमें क्या हुआ, वह गया और वह गई। यहाँ गया का मतलब हो गया कि हमें एक पुल्लिंग का बोध हो रहा है, एक पुल्लिंग का बोध हो रहा है, और वह गई यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है वो भेद है वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखा है लिंग भेद नहीं किया जा सकता, भाई सब उपयोग कर सकते हैं और लिंग भेद नहीं किया जा सकता। जो मैंने आपको बता दिया कि वह गया तो भी वही आया है और वह गई तो भी वही आया है, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इसके अंदर नहीं होता। सर्वनाम में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होते, सब इसका उपयोग कर सकते हैं। यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए सर्वनाम के प्रकारों की बात करें, यानी सर्वनाम है जिस प्रकार संज्ञा के 3 प्रकार थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, उसी प्रकार सर्वनाम के भी प्रकार है। तो सर्वनाम है वो हमारे कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। अब यहां से देखिए वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला वो प्रकार है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें मैं और तू आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम यह और वह है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई और कुछ है। संबंधवाचक सर्वनाम जो और सो है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन और क्या है। और निजवाचक सर्वनाम आप। तो हमारे सामने ये 6 प्रकार हो गए सर्वनाम के, ये प्रकार हो गए सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। अब यहां से एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट को अच्छे से देखिए कि नोट में क्या लिखा है। नोट, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और सर्वनाम 11 होते हैं। अब देखिए ये कंफ्यूजन जो है वो आपको मैं यहाँ दूर कर देता हूँ कि सर्वनाम के जो प्रकार है वो कितने 6 है। तो सर्वनाम प्रकार पूछे आपको, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न पे आपको अच्छी सी ध्यान देना है कि आपको पूछे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो आंसर होना चाहिए 6। फिर आपको पूछे सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम कितने होते, तो उत्तर देना है 11। अब क्यों देना है, देखिए ये तो हमारे इधर वाले वो सर्वनाम के प्रकार है, ये सर्वनाम के क्या है 6 प्रकार है। और अब सर्वनाम जो 11 है वो देखिए यहाँ पर आया मैं और तू, तो 2 तो ये हो गए, ये और वह 2 ये हो गए, कोई और कुछ 2 ये हो गए, जो और सो 2 ये हो गए, कौन और क्या 2 ये हो गए, और आप 1 ये हो गया। अब गिन लीजिए इसको, 2 4 6 8 10 और 1 11। तो ये जो इधर वाले है वो ये 11 है, जैसे मैं तू ये वह कोई कुछ जो सो कौन क्या आप, ये जो है वो 11 है। तो सर्वनाम कितने 11 है, सर्वनाम के प्रकार कितने 6 है। यहां तक आप अच्छे से समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो प्रकार है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें मैं और तू है। मैं का मतलब जो खुद के लिए काम में है, तू यानी जैसे हम बात करते हैं ना, एक तो कहता मैं, तो मैं अपने लिए काम में आ रहा है, और तू किसी सामने वाले को हम बोलते हैं, तो मैं और तू। इस पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम है उसका नाम तो है पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें मैं और तू आता है। अब पुरुष है वो 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे पुरुष जो हमारे जो पुरुष है, जैसे मान लिया हम जो आदमी होता है उसको पुरुष बोलते हैं, वो 3 प्रकार के ऐसे नहीं है। इसमें पुरुष है वो 3 प्रकार के अलग अलग भाग किए गए। वो कौन कौन से, वो देखिए, एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन सा होगा, मध्यम पुरुष कौन सा होगा, और अन्य पुरुष कौन सा होगा। जैसे मान लिया हम खड़े हैं, एक बात कर रहे हैं, तो मैं जो बात करने वाला हूं, एक तो मैं जो बात करने वाला हूं, और एक सामने वाला जो बात है वो सुन रहा है। एक तो यहाँ पर जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं बात करने वाला हूं, एक इधर हो जो सुनने वाला है, एक वो यहाँ सुनने वाला है, और एक वो है जिसके बीच में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो तीसरा आदमी है, वो तीसरा आदमी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये 3 हो गए। तो उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है, मध्यम पुरुष हो जाएगा, और अन्य पुरुष हो जाएगा। अब देखिए उत्तम पुरुष में कौन कौन आएंगे, वक्ता आएगा, लेखक आएगा। वक्ता में जैसे बोलने वाला, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। लेखक जो लिखता है, तो ये वक्ता और लेखक है, जिसके अंदर मैं आ जाएगा और हम आ जाएंगे, मैं आ जाएगा और हम। कई बार हम हमारे बारे में जो बात करते हैं ना, तो मैं हम, भाई खुद के लिए हम भी
यूज करते हैं, तो मैं भी यूज करते हैं और हम भी यूज करते हैं। ये जो है वो उत्तम पुरुष में आएंगे। लेखक और वक्ता है, ये किसमें आएंगे? उत्तम पुरुष में। फिर बात आती है मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष में कौन आएगा? श्रोता और पाठक। जिस प्रकार मैं बोल रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष में हुआ। मध्यम पुरुष में श्रोता यानी आप सुन रहे हो तो आप क्या? श्रोता। पाठक जो पढ़ने वाला, और देखने वाला, जैसे अभी वर्तमान में आप वीडियो देख रहे हो तो देखने वाले हो, ठीक है। मैं बोलने वाला, आप देख रहे हो, तो वो भी इसी के अंदर आएंगे। इसमें तू आ जाएगा, तुम आ जाएंगे और आप आएगा, फिर आएगा। अब देखिए अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन आएगा? अन्य व्यक्ति, वह वे जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि बात हो रही है। हम जिसे बात करें, दो आदमी आपस में बातें करें, यार वो आदमी है ना बहुत खराब है, या वो आदमी है वो बहुत अच्छा आदमी है, तो वह है ना वो जिसके बारे में बात हो रही है, वो अन्य पुरुष के अंदर आएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके अंदर मैं और तू, यहाँ पर तो मुख्य रूप से मैं और तू है ही है। और पुरुष है वो तीन प्रकार के होते हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक होता उत्तम पुरुष, एक होता मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंदर वक्ता और लेखक आ जाएंगे, मध्यम पुरुष में श्रोता और पाठक आ जाएंगे, और अन्य पुरुष में जो अन्य जो व्यक्ति है जिसमें वह और वे आएंगे। यहाँ तक की स्थिति आपके अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि भाई जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके अंदर हम ज्यादा डीपली नहीं तो विस्तार उतना ही करेंगे जितना एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर हम जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि भाई हम क्वेश्चन है वो किस प्रकार अटेंड करेंगे, किस प्रकार उसके आंसर दे सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो देखिए, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है, निश्चय का मतलब जो कोई चीज फिक्स है, यह और वह, यह और वह। अब देखिए जो सर्वनाम निकट अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की और निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी परिभाषा क्या कर रही है? जो सर्वनाम निकट यानी हमारे पास में है, अथवा दूरस्थ जो दूर है हमसे, व्यक्ति हो सकता है वो या पदार्थ हो सकता है, और उसकी ओर एक निश्चित संकेत करे उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये और वह, वो तो क्या निकट की वस्तुओं के लिए, वे और वह दूर की वस्तुओं के लिए। अब जैसे मान लिया हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, दो आदमी यहाँ पर खड़े हुए और आपस में बातें कर रही है, दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, बातें कर रही है, तो ये किसी के ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये घर है ना वो मेरा है, ये घर है वो मेरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये घर का मतलब है कि जहां ये खड़े हैं ना उसके पास में ही घर है, उसके पास में ही घर है। तो ये कह रहा है ये घर है ना वो मेरा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ वह छपावन, ये और ये है, ये और ये है, वे और वह इसके अंदर है, दूसरे के अंदर, ठीक है। तो इसको आप सही कर लीजिए, यहाँ पर वह नहीं है। तो ये हम कहें ये घर मेरा है, या कहें ये है घर मेरा है, तो ये घर है, या कहें ये पुस्तक मेरी है, ये पेन मेरा है। तो ये कहने का मतलब ये पास में है, जो पास में चीजें होती है उसके लिए हम क्या कहेंगे? जो निश्चित है, भाई ये घर मेरा, तो घर हमारे को दिखाई दे रहा, फिक्स है, ये घर है। तो जो निश्चित वस्तु ये है या निश्चित कोई व्यक्ति है, या हम जैसे कोई पास में खड़ा तो हम कहें ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। तो ये जो पास वाली जो चीजें हैं इसके लिए हम ये और वह काम में लेते हैं, और जो निश्चित है वो वहां पर फिक्स है। दूसरी बात हम कहें वह, तो हम जैसे कोई चीज कोई दूर खड़ी है तो हम ऐसे इशारा करके कहते हैं कि वो खड़ा है ना वो मेरा भाई है। तो कहने का मतलब वो हमारे पास में नहीं, दूर है और फिक्स तो है, निश्चित है, तो वो मेरा भाई है। या कहीं वो मकान दिखाई दे रहा आपको, वो मकान मेरा है। तो ये जो दूर की चीजें हैं, दूर की चीजें के लिए तो हम वे और वह काम में लेंगे, और जो पास की चीजें होगी उसके लिए ये और वह काम में लेंगे। तो यहाँ तक की स्थिति आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हमने दो सर्वनाम देख लिए, दो सर्वनाम देख लिए, एक हो गया पुरुषवाचक और एक हो गया निश्चयवाचक। पुरुषवाचक में क्या था कि पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, वो हमने देखा। और निश्चयवाचक में क्या था कि एक तो दूर की चीजें होती है और एक पास की चीजें होती है, परंतु वो फिक्स होती है, निश्चित होती है, उनके बारे में हमने देख लिया। तो दो प्रकार हमने इस क्लास के अंदर देख लिए। इसके बाद में हम आगे वाले जो प्रकार बचे, चार प्रकार वो आगे रह गए, वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक हमने जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अगर अच्छे से समझे हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं।
वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।